सदाशिव कुमार सहायक आचार्य श्री राधे श्याम आर मुरार का राजकीय महाविद्यालय झुंझुनू। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीकॉम पार्ट 3 विषय BST अंकेक्षण एवं प्रबंध लेखांकन प्रश्न पत्र प्रथम में वित्तीय विवरणों का विश्लेषण के टॉपिक में अनुपात विश्लेषण रेशियो एनालिसिस में जो हमने अभी तक हम अध्ययन कर रहे थे, उससे आगे अब जो रेशियो हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे और वो है क्रियाशीलता या कार्यकुशलता अनुपात, एक्टिविटी और इफिशिएंसी रेशियो। इसमें जो रेशियो हैं उनके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। क्रियाशीलता अनुपात है क्या या कार्यकुशलता अनुपात क्या है, इसके बारे में सबसे पहले हम जानेंगे। इसमें कौन कौन से अनुपात ज्ञात किए जाते हैं उनका अध्ययन करेंगे। अतः क्रियाशीलता अनुपात व्यवसाय में कार्य निष्पादनों पर प्रकाश डालते हैं। जो क्रियाशीलता अनुपात हैं वो कोई व्यापार करते हैं, उस व्यापार में जो कार्य निष्पादन करते हैं उस निष्पादनों के बारे में अध्ययन करते हैं, उस पर प्रकाश डालते हैं तथा इसकी गणना का प्रमुख उद्देश्य है वो संस्था की कार्य निष्पत्ति तथा प्रबंधकों की कार्यकुशलता का मूल्यांकन करना होता है कि उसमें कार्य की निष्पत्ति, संस्था की जो कार्य निष्पत्ति है और प्रबंधकों द्वारा जो कार्यकुशलता का उसका मूल्यांकन किया जाता है। इन अनुपातों के माध्यम से देखा जाता है कि संस्था ने उपलब्ध साधनों व सेवाओं का कुशलतापूर्वक व लाभप्रद ढंग से उपयोग किया है या नहीं। जो व्यवसाय में या संस्था में जो उनके पास संसाधन उपलब्ध हैं उनका और जो सेवाएं हैं संस्था के लिए उनका क्या प्रबंधकों द्वारा या जो कार्य करते हैं उनके द्वारा कुशलतापूर्वक कार्य किया गया है और लाभप्रद ढंग से उपयोग में लिया गया है या नहीं, इसकी गणना की जाती है। इस अनुपातों की गणना विक्रय की लागत, चाहे सेल्स वैल्यू हो चाहे सेल्स कॉस्ट हो, तथा विभिन्न संपत्तियां जो हैं जैसे स्कंद, स्टॉक, देनदार, डेटर्स, प्राप्त, बिल, BR, स्थायी संपत्तियां तथा विनियोग आदि का आधार पर की जाती है। अतः इन अनुपातों को आवर्त अनुपात, टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं या विक्रय अनुपात, सेल्स रेशियो भी कहते हैं या संपत्ति प्रबंध गुणवत्ता, असेट्स मैनेजमेंट रेशियो भी कहा जाता है। अतः इनको मुख्यतः इन 3 नामों से जाना जा सकता है। पहला आपको बताया आवर्त अनुपात टर्नओवर रेशियो के नाम से, या विक्रय अनुपात सेल्स रेशियो के नाम से, या संपत्ति प्रबंध अनुपात असेट्स मैनेजमेंट रेशियो। इस प्रकार से यदि प्रश्न में पूछा जाता है कि एक्टिव या एफिशिएंसी रेशियो ज्ञात करने हैं, या आपको ये कह दिया जाता है कि टर्नओवर रेशियो ज्ञात कीजिए या सेल्स रेशियो ज्ञात कीजिए या असेट्स मैनेजमेंट रेशियो ज्ञात करिए, तो एक ही बात है। इसके अंतर्गत आने वाले मुख्य जो अनुपात हैं वो कौन कौन से हैं उनके बारे में बताते हैं और उनको किस तरह से ज्ञात करते हैं। इसमें सबसे पहला है स्कंद आवर्त अनुपात, स्टॉक और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इसका जो अर्थ है, मीनिंग है, वह इस अनुपात को बचे गए माल की लागत में, जो माल बच जाता है उसकी लागत में औसत स्कंद का भाग देकर ज्ञात किया जाता है। और यह अनुपात स्कंद के विक्रय में बदलने की दर बताता है और इसके लिए गणना का जो सूत्र है वो इन्वेंट्री या स्टॉक टर्न रेशियो बराबर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बेचे गए माल की लागत में एवरेज स्टॉक औसत स्कंद का भाग लगा दिया जाता है तो रेशियो ज्ञात हो जाता है। इस अनुपात की गणना के लिए 2 चीज़ों की आवश्यकता हुई। पहली है बेचे गए माल की लागत और दूसरा है औसत स्कंद। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो बेचे गए माल की लागत में यदि औसत स्कंद एवरेज स्टॉक का भाग लगा दें तो हमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो या स्टॉक टर्नओवर रेशियो ज्ञात किया जा सकता है। अब हम देखते हैं कि बेचे गए माल की लागत की गणना कैसे करें। बेचे गए माल या व्यापारिक संस्था की स्थिति में बेचे गए माल की जो लागत है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, उसको कैसे ज्ञात करें। पहला स्थिति में यदि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बराबर हम ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज
प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस को जोड़ दें और क्लोजिंग स्टॉक घटा दें तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बच जाएगा, जो बेचे गए माल की लागत वो आ जाएगी। प्रारंभिक स्टॉक है, जो ओपनिंग स्टॉक है, जो क्रय किया गया है, उसमें प्रत्यक्ष व्यय हैं, इनको जोड़ दें और अंतिम स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक को घटा दें। तो ये व्यापारिक संस्थाओं की स्थिति में है, जो व्यापारिक संस्थाएं हैं। इसके लिए अलावा यदि निर्माणी संस्थाएं हों, जो निर्माण, जो बिल्डिंग वेल्डिंग बनाती हों, इस तरह की कोई हों, या फर्नीचर वर्नीचर तैयार करती हों, इस तरह की हों, तो उसमें कैसे करेंगे? तो उसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो उत्पादन करती हैं उस माल का कॉस्ट ऑफ गुड प्रोडक्शन का मूल्य, प्लस उसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, और जो प्रारंभ में तैयार किया हुआ माल जो उसके पास है उसको उसमें जोड़ देंगे, और उसमें से यदि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, जो अंत में बचा हुआ तैयार माल, घटा देंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा, बेचे गए माल की लागत आ जाएगी। अर्थात कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, इससे हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की लागत प्राप्त हो जाएगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या सम्मिलित है, कैसे ज्ञात करेंगे? तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यदि हमें नहीं पता है तो उसमें हम जो मटेरियल कंज्यूम्ड हुआ है, उपयोग में ले लिया गया है, प्लस डायरेक्ट लेबर प्रत्यक्ष श्रम, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस प्रत्यक्ष व्यय, प्लस मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस जो निर्माण व्यय हैं, इन सबको यदि योग कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो जाए। स्पष्ट हुआ कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चाहिए। जो हमने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या सम्मिलित है ये हमने बताया। इसमें मटेरियल कंज्यूम्ड जो हुआ है वो होगा, प्लस डायरेक्ट लेबर उसमें जुड़ जाएगी, प्लस डायरेक्ट जो एक्सपेंसेज वो जोड़ देंगे, प्लस मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेज, इन सब का जो टोटल है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। और जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमें ज्ञात हो जाती है तो उसके आधार पर हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को ज्ञात कर सकते हैं। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में यह है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में यदि ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को जोड़ दें और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को घटा दें तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाए। और अन्य स्थिति यदि निर्माणी संस्था भी नहीं हो, व्यापारिक संस्था भी नहीं हो, और अन्य स्थिति हो, तो हम इन्वेंट्री स्टॉक टर्न रेशियो ज्ञात कैसे करने के लिए उसमें क्या चाहिए, उसमें हम कॉस्ट ऑफ गुड्स की वैल्यू कैसे ज्ञात करें, कॉस्ट ऑफ गुड्स कैसे ज्ञात करें अन्य स्थिति में। तो उसमें एक है कि सेल्स जितनी है और उसमें से यदि ग्रॉस प्रॉफिट घटा देते हैं तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो जाए। क्योंकि सेल्स में हम ये मानते हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट जुड़ा होता है। इस प्रकार से हम कॉस्ट ऑफ गुड की ज्ञात कर लेते हैं मूल्य, सेल्स में जैसे ग्रॉस प्रॉफिट घटा देते हैं। दूसरा है, इसमें ज्ञात करने के लिए हमारे पास औसत स्टॉक, एवरेज स्टॉक चाहिए। जब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो या स्टॉक टर्नओवर रेशियो ज्ञात करने के अपने पढ़ा है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स और एवरेज स्टॉक चाहिए, तो हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की जो स्थिति थी वो हमने क्लियर कर ली कि कैसे हम उसकी ज्ञात कर सकते हैं। और दूसरा है औसत स्टॉक, इसके लिए एवरेज स्टॉक चाहिए। औसत स्टॉक जो है उसकी गणना करने के लिए हम यदि ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक को जोड़ें, प्रारंभ में जो स्टॉक है उसको और अंत में जो बचा हुआ उस स्टॉक को जोड़ लें और 2 का भाग लगा दें, तो वो एवरेज स्टॉक, औसत एवरेज स्टॉक आ जाएगा, औसत स्कंद आ जाएगा। कभी कभी बेची गई वस्तुओं की लागत की सूचना उपलब्ध नहीं होती है हमारे पास, और न ही उसे अंकलित करना संभव होता है। तो ऐसी स्थिति में हम स्कंद आवर्तपाद की गणना किसके आधार पर कर लें? बिक्री के आधार पर कर सकते हैं। यदि हमारे पास वस्तु जो बेची गई है उसकी ना तो लागत की सूचना होती कितना लागत है उसमें, और ना उस पर कोई अन्य कोई खर्चे उसके बारे में होता है, तो हम उसका आंकलन जब नहीं कर सकते हैं तो ऐसी स्थिति में स्टॉक टर्नओवर रेशियो या इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ज्ञात करने के लिए हमें नेट सेल्स का उपयोग कर लेना चाहिए। स्कंद आवर्तन बात करने के लिए बिक्री का आधार मान लेना चाहिए। तो ये दूसरा, इस प्रकार से इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो यदि हम ज्ञात कर सकते हैं उसमें है नेट सेल्स में यदि एवरेज स्टॉक का भाग लगा दें या नेट सेल्स में हम क्लोजिंग स्टॉक का भाग लगा दें। जब हमारे पास ओपनिंग स्टॉक की सूचना नहीं हो तो हम जो शुद्ध बिक्री है उसमें अंतिम स्टॉक का भाग लगा दें, वो आ जाए।
उपरोक्त जो हमने सूत्र काम में लिया है उसमें विक्रय की रकम है जो लागत प्लस लाभ दोनों सम्मिलित होता है, जबकि स्कंद का जो मूल्यांकन साधारणतः लागत मूल्य पर ही होता है। अतः इस सूत्र का प्रयोग तभी करना चाहिए जब लागत संबंधी सूचना उपलब्ध न हो। जो हमने दूसरा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के लिए जो नेट सेल्स अपॉन एवरेज स्टॉक अथवा नेट सेल्स बटे क्लोजिंग स्टॉक की बात कही है, वो तभी उपयोग में लेना चाहिए जब हमें स्कंद का मूल्यांकन तो पता हो लेकिन लागत पूर्णतः सूचना उपलब्ध नहीं हो, तो इस सूत्र को प्रयोग में लेना चाहिए। इसको निर्वचन में महत्व है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है इसकी इस रेशियो के लिए, तो उसके बारे में कह सकते हैं कि स्कंद आवर्त अनुपात जितना अधिक होगा उतना ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि ऐसी दशा में यह अनुपात ये बताता है कि स्कंद में विनियोजित प्रत्येक रुपए की एक इकाई का प्रयोग करके विक्रय की अधिक मात्रा प्राप्त की गई है। ऐसी संस्थाएं जिनका स्कंद आवर्त अनुपात ऊंचा होता है लाभ के लिए नीचे उपांत लो मार्जिन ऑफ प्रॉफिट पर भी विक्रय जारी रख सकती है, कम लाभ के आधार पर भी विक्रय कर सकती है। ऊंचा स्कंद आवर्त अनुपात इस बात का भी सूचक है कि कम स्कंद की मात्रा पर अधिक व्यवसाय किया जा सकता है। यदि हमारे पास स्टॉक कम भी है भंडार में, तब भी हम उस व्यवसाय को अधिक से अधिक कर सकते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं उस ऊंचे जो अनुपात हमारा स्टॉक इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो यदि दिखता है तो हर कोई व्यक्ति हमें माल उपलब्ध करा देगा। कि कम स्कंद की मात्रा पर अधिक व्यवसाय किया जा सकता है जैसा आपको बताया, तथा स्कंद के भंडारण व अन्य वे भी कम ही होते हैं। उस पर यदि हम कम स्टॉक की जगह रखने की चाहिए तो भंडारण की जो व्यवस्था उस पर कम खर्चा आएगा। लेकिन ये स्मरण रहे, हमें ध्यान रहे कि ऊंचा स्कंद आवर्त अनुपात है वो हमेशा व्यवसाय के दक्षता व लाभवर्ती का सूचक नहीं होता है। ये 100% नहीं गारंटी कि वो ऊंचा होगा तो अच्छा होगा। इसलिए क्योंकि कभी कभी ऐसा संभव है कि स्कंद में होने वाली बचत की अपेक्षा विक्रय वितरणों में होने वाली वृद्धि अधिक हो, उस स्थिति तो स्कंद आवर्त अनुपात नीचा होने पर भी हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि व्यवसाय मंदी के दौर से गुजर रहा है, अर्थात विक्रय की सुस्ती आ गई है या उत्पादन का प्रचलन कम हो गया है। इस कारण से हमें मान सकते हैं कि स्कंद अनुपात नीचा हो सकता है। स्कंद की आवश्यकता से अधिक पूंजी विनियोजित है। और तीसरा, भविष्य में मूल्य वृद्धि की संभावना या अधिक बिक्री की संभावना होने पर स्कंद बढ़ा लिया गया है। चौथा जो है इसका कारण वह स्कंद का मूल्यांकन गलत ढंग से किया गया है या मूल्यांकन विधि महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया है। और पांचवा है स्कंद कीमतों को समावेश में परिवर्तन किया गया या गलत ढंग से मदों का समावेश किया गया। इस प्रकार अतः स्कंद आवर्त अनुपात की सहायता से व्यवसाय में स्कंद की गति, स्टॉक वोल्वेसिटी की गणना भी हम कर सकते हैं। स्टॉक वेलोसिटी कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए जो सूत्र है वो हमारे काम मिलेंगे। और स्टॉक वेलोसिटी जो ज्ञात करेंगे, वेलोसिटी इक्वल टू बराबर एवरेज स्टॉक जो हमारा औसत स्टॉक था उसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का भाग लगा देंगे। कहने का अर्थ है जो हमें स्टॉक टर्नओवर रेशियो का प्रयोग करते थे उसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बट एवरेज स्टॉक रखते थे, इसमें विपरीत कर देंगे एवरेज स्टॉक अपॉन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। लेकिन इसमें इसको मल्टीप्लाई करेंगे वो नंबर ऑफ डेज और मंथ इन द ईयर, या तो नंबर ऑफ दिनों की संख्या से गुणा कर देंगे या महीनों जो है वर्ष में उससे महीनों से गुणा कर देंगे। उसके आधार पर स्टॉक वेलोसिटी रेशियो हम ज्ञात कर, जो स्टॉक की गति है वो हम ज्ञात कर सकते हैं। अर्थात दूसरा, नंबर ऑफ डे या मंथ्स इन द ईयर ये दे रखे हैं और यदि स्टॉक टर्नओवर रेशियो हमने निकाल रखा है
यदि हमारे पास एवरेज स्टॉक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के आधार पे यदि हमने स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकाल रखा है, तो हम नंबर ऑफ डेज जो दे रखे हैं उस स्टॉक की या मंथ इन द ईयर दे रखे हैं, तो उसमें यदि स्टॉक टर्नओवर रेशियो का भाग लगा देंगे तो स्टॉक वेलोसिटी हम ज्ञात कर लेंगे, इस संघ की गति हम ज्ञात कर लेंगे। आदर्श रूप में आइडल जो हमें इसको अनुपात को किस स्थिति में माने, तो इस अनुपात के आवर्त की कोई सर्वमान्य या प्रमाणित दर निर्धारित नहीं की जा सकती, क्योंकि यह उद्योग की प्रकृति व प्रबंध के विक्रय व विपणन नीति पर अधिक निर्भर करता है। इस अनुपात से निष्कर्ष निकालते समय उसी प्रकार की अन्य संस्थाओं या संपूर्ण उद्योग व उसी प्रकार के अन्य उद्योग के अनुपात की तुलना की जानी चाहिए। और इसके बाद हम दूसरा है वो है देनदार आवर्त अनुपात, डेटर्स टर्नओवर रेशियो या रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो इसको। इसका अर्थ ये है कि यह अनुपात देनदारों की वसूली की गुणात्मक विश्लेषण करने के लिए ज्ञात किया जाता है। जो डेटर्स हमारे उसकी वसूली कितनी जल्दी हो सकती है, उसकी वसूली का क्या रेशियो है, वो ज्ञात करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। इसमें संस्था के कुल देनदारों तथा शुद्ध उधार बिक्री से संबंध स्थापित करके ज्ञात किया जाता है। इसमें जो नेट क्रेडिट सेल्स है उसके आधार पे और देनदार जो उसके आधार पे ही ज्ञात करते हैं कि विक्रय का कितना भाग देनदारों के रूप में असंग्रहित रह गया है। उसको ज्ञात करने का सूत्र है कि डेटर्स टर्न रेशियो बराबर नेट क्रेडिट सेल्स, जो शुद्ध उधार बिक्री है उसमें एवरेज रिसीवेबल्स का भाग लगा दें। या एवरेज रिसीवेबल कैसे ज्ञात करेंगे, उसमें एवरेज रिसीवेबल ओपनिंग डेटर्स और BR बिल्स रिसीवेबल्स प्लस क्लोजिंग डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल, इन दोनों को योग करके यदि 2 का भाग लगा दें तो हमारे पास एवरेज रिसीवेबल्स आ जाएंगे। और एवरेज रिसीवेबल्स आने के बाद हम डेटर्स टर्नओवर रेशियो ज्ञात करेंगे, नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज रिसीवेबल्स। यदि शुद्ध उधार बिक्री की राशि ज्ञात न हो तो कभी कभी अनुपात कुल शुद्ध बिक्री के आधार पर भी ज्ञात कर लिया जाता है, नेट सेल्स के भी ज्ञात कर लिया जाता है। अर्थात डेटर्स टर्नओवर रेशियो बराबर नेट सेल्स अपॉन क्लोजिंग रिसीवेबल्स। और इसमें ऐसा तभी किया जाना चाहिए जबकि नगद विक्रय की राशि नगण्य हो और यदि वर्ष में प्रारंभ अंत के देनदारों या उधार विक्रय संबंधी आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं तो कुल शुद्ध विक्रय व वर्ष के अंत में देनदारी से इस अनुपात की गणना करनी चाहिए। इसमें औसत संगण विधि एवरेज कलेक्शन मेथड भी ज्ञात किया जा सकता है। एवरेज कलेक्शन पीरियड जो बात है, औसत संगण अवधि की जो बात है एवरेज कलेक्शन पीरियड की, वो कैसे ज्ञात करें। ये अवधि देनदारों से धन संग्रह करने या वसूली के औसत समय को प्रदर्शित करती है और औसत वसूली अवधि ज्ञात करने के लिए व्यापारिक प्राप्तियों ट्रेड रिसीवेबल्स में औसत दैनिक उधार बिक्री का भाग दिया जाता है। क्रेडिट सेल्स फॉर द ईयर उसका भाग लगाते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ मंथ या डेज से। तो हम इस सूत्र को एवरेज कलेक्शन पीरियड बराबर एवरेज रिसीवेबल्स अपॉन क्रेडिट सेल्स फॉर द ईयर और उसको मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ मंथ ओवर डेज इन द ईयर। अर्थात एवरेज कलेक्शन पीरियड को दूसरी तरफ से भी यदि हम डेटर्स टर्नओवर रेशियो में ज्ञात कर रखा है तो मंथ ओवर डेट इन ईयर में जो है उसमें डेटर्स टर्नओवर रेशियो का भाग ले देंगे तो एवरेज कलेक्शन पीरियड हमारे पास याद हो जाएगा। और रिसीवेबल्स में हम ये कहते हैं कि डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल दोनों जोड़ लेते हैं, उसको रिसीवेबल्स कहते हैं। अतः प्राय इसमें जो बाहर के विश्लेषकों के को उधार बिक्री के आंकड़े प्राप्त नहीं होते हैं क्योंकि ये तथ्य प्रकाशित वित्तीय विवरणों में नहीं मिलते हैं। अतः उधार बिक्री के स्थान पर शुद्ध बिक्री के आंकड़ों का प्रयोग करते हैं, जो हमने अभी बताया कि क्रेडिट सेल्स या नेट क्रेडिट सेल्स उसी साथ।
अतः इसका जो महत्व है, औसत संग्रहण अवधि की संस्था की वास्तविक उधार की शर्तों व नीतियों के साथ तुलना करके ऋण संग्रह में कुशलता की जांच की जा सकती है। और इस संबंध में साधारणतः मान्यता यह है कि साधारणतः औसत संग्रहण अवधि विक्रय शर्तों में वर्णित शुद्ध वसूली अवधि या उधार अवधि प्लस उसके 1/3 भाग से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि औसत संग्रहण अवधि वसूली अवधि के 4/3 अर्थात 1 + 1/3 से अधिक है तो यह ऋण संग्रहण के प्रबंधन की लापरवाही तथा अकुशलता या उधार की शर्तों में अधिक उदारता का सूचक है। अतः व्यवसाय में ऋणों की वसूली में देरी डूबत ऋणों में वृद्धि की संभावनाओं का सूचक माना जाता है। इस प्रकार से हमने अनुपात विश्लेषण में जो रेशियो के बारे में अध्ययन किया, क्रियाशीलता या कार्य कुशलता अनुपात, एक हमने एक्टिविटी और इफिशिएंसी रेशियो में स्कंद आवर्त अनुपात की गणना के बारे में, उसके बाद हमने देनदार आवर्त अनुपात के बारे में विस्तार से अध्ययन किया है। इसको आपने समझा। धन्यवाद।